ये पैगाम है उन जियालों के नाम, खस्ता हालों के नाम, जो तड़पते हैं दो वक्त के रिज़्क़ को, गम के मारों के नाम, बहते धारों के नाम। वो जो तश्ना लबों को लिए कर रहे हैं दुआएं, आसमां की तरफ सर उठाए हुए, सताए हुए, ज़ख्म खाए हुए। वो जो अपने लहू से ज़मीं सींच कर इसको शादाब करते हैं, अपने बच्चों के हिस्सों की भी रोटियां दे के शहरों को आबाद करते हैं। बिन बियाही बहन बेटियां जिनके घर में सिसकती हैं, और वो आपकी बेटियों की बारातों की खातिर अपने खेतों में गल्ले उगाते हैं। वो जो जल जाते हैं, तौदए बर्फ़ बनकर पिघल जाते हैं, धूप में बाप के रूप में सारी दुनिया को पाले हुए हैं, अपने दम पर संभाले हुए हैं। नाइबुल्लाह फिल अर्द दहका के नाम, उन किसानों के नाम, खस्ता हालों के नाम। दोस्तों, आज की इस अहम वीडियो को हम अपने किसान भाइयों के नाम करते हैं। इस अहम वीडियो में हम बात करेंगे कि किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं, उन्होंने भारत बंद का ऐलान क्यों किया, सरकार ने कौन सा ऐसा नया कानून लाया है जिसकी वजह से वो परेशान है, इस कानून के क्या फ़ायदे और क्या नुकसानात हैं। हम इस मसले को भी समझने की कोशिश करेंगे कि किसान बरादरी इसे लेकर इस कदर परेशान क्यों है। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इस तरह की मज़ीद बहुत सी अहम वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। आपको याद होगा कि 27 सितंबर 2020 को हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद साहब ने 3 अलग अलग बिल पर दस्तखत किए थे। पहला प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल, दूसरा फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल, तीसरा जो था उसका नाम दिया गया था द एसेंशियल कमोडिटीज़ बिल 2020। इन तीनों के बारे में सरकार ने दावा किया था कि यह कानून किसानों को फ़ायदा पहुंचाएगा। हालांकि पूरे मुल्क के किसान इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि ये कानून उन्हें पहले से ज़्यादा लाचार और मजबूर बना देगा। याद रहे, अब भी हिंदुस्तान में किसानों की अक्सरियत 6,000 रुपये महीने कमाती है। आप अंदाज़ा करें कि इस कदर महंगाई के बावजूद इनकी ये मामूली कमाई इन्हें क्या फ़ायदा पहुंचाती होगी। लेकिन किसान इस पर मजबूर हैं कि वो किसानी करें, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो अपने खेत में उगाए गए गन्नों को मामूली कीमत पर बेच देते हैं और ज़रूरियात ज़िंदगी के सामान खरीदते हैं। यही वजह है कि जब उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं होती तो वो अपनी जान देने पर मजबूर हो जाते हैं। 2019 में 42,480 किसानों ने खुदकुशी कर ली। ये तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और तादाद छुपाने के लिए सरकार ने उन तमाम इदारों पर पाबंदी लगा दी और उन्हें ख़त्म कर दिया जो कि सरकारी आदादोशुमार जाहिर करते थे और मंजर आम पर लाया करते थे। बहरहाल, पास किए गए इन कवानीन को आसान लफ्ज़ों में अगर समझा जाए तो अब बड़ी कंपनियां किसानों से एग्रीमेंट करेंगी कि वो कोई ख़ास फसल उगाएं और जब फसल तैयार हो जाए तो उन्हें तय की गई कीमत पर इन बड़ी कंपनियों को फ़रोख्त कर दें। अब अगर कोई किसान किसी कंपनी से एग्रीमेंट करता है तो वही फसल उगाएगा जो कंपनी कहेगी, और साल के आखिर में जब फसल तैयार हो जाएगी तो वज़न के हिसाब से तय की गई कीमतों के मुताबिक वो बड़ी कंपनियां किसानों से सामान खरीद लेंगी। हालांकि पहले किसान अपने अनाज मंडियों में फ़रोख्त करते थे जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग हुआ करती थी। सरकार कोई ख़ास कीमत लगा देती थी कि अगर किसानों का सामान ना बिका तो वो तयशुदा कीमत पर उसे ख़रीदेगी, यानी एक कीमत का पहले ही ऐलान हो जाता था। यानी अगर कोई किसान गेहूं उगाता है और उसका गेहूं मुनासिब कीमत पर नहीं बिकता तो सरकार वो कीमत देकर उसे ख़रीद लेती थी। हालांकि ये कानून सिर्फ लिखा लिखाई ही था, क्योंकि मंडियों में बैठे सरकारी एहलकारों की साठगांठ मिडल मैन यानी दलालों से होती थी। जब किसान मंडियों में अपना सामान ले जाते तो सरकारी एहलकार उन्हें ये कहकर वापस कर देते कि इनके गोडाउन में जगह नहीं है। लिहाजा किसान मजबूर होते थे कि वह अपना अनाज कम कीमत पर मिडल मैन को फ़रोख्त कर दें। मिसाल के तौर पर सरकार ने 1 किलो गेहूं की कीमत 20 रुपये तय किया। अब जब किसान सरकारी एहलकारों के पास जाते तो उन्हें कह दिया जाता कि इनके गोडाउन में जगह नहीं है। फिर जो मिडल मैन सरकारी एहलकारों से मिला हुआ होता था वो किसानों से 15-12 रुपये किलो के हिसाब से अनाज खरीद लेता और सरकारी एहलकारों को 1-2 रुपया मुनाफा कमाकर बेच देता। फिर वो सरकारी एहलकार कागज़ पर उसी गेहूं की कीमत 20 रुपये शो करते, यानी कि
अब सरकारी एहलकारों का 1 किलो पर 5 से 6 रुपया, कभी कभी 10 से 15 रुपए का फायदा हो जाता था। लेकिन फिर भी किसानों के पास एक ऑप्शन था कि वो अपनी पैदा की हुई चीजें किसी को भी बेच सकें। बड़े बड़े किराने के स्टोर्स या होलसेलर्स को बेच देते, लिहाजा 90 से 94% किसान अपनी पैदा करदा चीजों को इसी तरह बेचा करते थे। नए कानून में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि किसान अपने सामान को बड़े बिजनेसमैन के साथ एग्रीमेंट करके ही बेच सकेंगे, लेकिन किसानों का ये मानना है कि वक्त के साथ साथ मंडियों का खात्मा हो जाएगा। किसानों की सबसे पहली मांग ये है कि इनकी पैदा करदा अशिया की कीमत सरकार तय करे, ताकि कोई भी किसानों को मजबूर ना कर सके कि उनसे सस्ते दाम पर सामान खरीदे और बड़ी कंपनियों से एग्रीमेंट वाला कानून खत्म करे। किसान ये नहीं चाहते कि बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन इस तिजारत में बराह रास्त शामिल हो। अगर बड़े बिजनेसमैन इस तिजारत में शामिल होते हैं तो किसानों के मुताबिक धीरे धीरे सभी मिडलमैन का खात्मा हो जाएगा और किसानों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाएगा कि वो बड़े बिजनेसमैन से एग्रीमेंट करें। हालांकि सरकार का कहना है कि वो एक नई योजना लाएगी जिसके सबब किसान अपने सामान ऑनलाइन किसी को भी बेच सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये एक नहायत अच्छा कदम भी होगा। इस कानून के सबब किसान अपनी चीजें अच्छे दामों पर आम शहरियों तक पहुंचा सकेंगे। एक कानून जो सबसे खतरनाक और नहायत तशवीशनाक है वो ये कि अब बड़े बिजनेसमैन अनाज का जखीरा कर सकेंगे और मार्केट में शॉर्टेज पैदा करके कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा करेंगे, जिसके सबब आवाम को भी भारी नुकसान होगा। सरकार का कहना है कि ज़ख़ीरा किसान भी कर सकते हैं, लेकिन क्या वाकई ज़ख़ीरा किसान कर सकेंगे? क्योंकि किसानों के पास तो रहने के लिए ठीक से घर तक नहीं है। वो अपनी मेहनत और लगन से इंसानियत की खिदमत के लिए गल्ला पैदा करते हैं और उनके पास गोडाउन है कहाँ कि वो ज़ख़ीरा करेंगे। अब अगर आप दोनों कानूनों को मिलाकर देखें तो बात समझ में आएगी। एक तो बड़े कॉरपोरेट सेक्टर्स का किसानों के साथ एग्रीमेंट करना और उनसे सामान खरीदना, दूसरा खरीदे हुए सामान को जखीरा करके मार्केट में शॉर्टेज पैदा करके इसकी कीमत बढ़ाना। इस कानून से सरकार पर पड़ने वाला बोझ कम होगा कि पहले सरकार अगर किसानों का गल्ला नहीं बिकता था तो उन्हें मुनासिब कीमत देने पर मजबूर थी और उनसे अशिया खरीद कर आवाम में सब्सिडी देकर बेच दिया करती थी। किसानों को डर है कि अब अगर बड़े ताजिर एग्रीमेंट करें और फिर वक्त आने पर अशिया ना खरीदें तो उनका क्या होगा। बड़ी कंपनियां तो कोर्ट कचहरी करके किसानों को मजबूर कर लेंगी, जो कीमत पर एग्रीमेंट हुआ है उसी पर बेचें, फिर भले ही 20 रुपए तय की गई चीज़ों की कीमत 30 रुपए हो जाए, क्योंकि अगर कोई आफत आती है तो फसल ज़ाय हो जाती है। लिहाजा किसानों को अपनी मेहनत का पैसा वसूल करने के लिए कीमतों में थोड़ा सा इजाफा करना पड़ता है। इसी तरह अगर पैदावार ज़्यादा हो जाती है तो वो अपनी पैदावार नहायत कम कीमत पर बेच देते हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर किसी कंपनी ने एग्रीमेंट कर लिया कि वो किसानों से 20 रुपए किलो के हिसाब से गेहूं खरीदेगी, लेकिन पैदावार ज़्यादा हो गई और गेहूं की कीमत 10 रुपए हो गई, तो अब अगर बड़ी बड़ी कंपनियां इन किसानों से ना खरीद कर किसी और से खरीद लें तो किसानों का क्या होगा? क्योंकि अगर कीमत किसी आफत की वजह से बढ़ जाएगी तो बड़ी कंपनियां तो किसानों को मजबूर कर लेंगी कि एग्रीमेंट के मुताबिक बेचें, लेकिन किसान ये करने पर कादिर नहीं है। बयान किए गए तमाम कवानीन को लेकर और उनमें मौजूद बहुत सी पेचीदगियों के सबब किसानों के अंदर बहुत सारे खदशात पैदा हैं। इन्हीं तमाम खतरात को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं और वो पूरे मुल्क भर से दिल्ली में जमा हो रहे हैं। इन्हें रोकने के लिए सबसे पहले सरकार ने उन पर लाठीचार्ज की, फिर सड़कें खुदवा दी ताकि वो आगे ना बढ़ सके, लेकिन किसानों ने 30 फीट चौड़ी और लंबी सड़कों को पाट दिया और रास्ता बना लिया। फिर वाटर प्रेशर के जरिए उन्हें हटाने की कोशिश की गई, लेकिन इसमें भी नाकामी हुई तो आंसू गैस के गोले छोड़े गए। और इन तमाम चीज़ों के बावजूद किसान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। मीडिया ने पहले कहा कि किसान खालिस्तानी तहरीक से वाबस्ता हैं, फिर कहा कि उन्हें भड़का दिया गया है और अपोजिशन ने उन्हें गुमराह किया है और कुछ गैर मुल्की ताकतों ने उन्हें सपोर्ट किया है, लेकिन किसान मुसलसल अपनी बात पर अड़े रहे और वो अपनी वीडियोस जारी करते रहे। द क्विंट, एनडीटीवी और द प्रिंट और इन जैसे बहुत से न्यूज़ एजेंसियों से उन्होंने राब्ता कायम किया ताकि वो अपनी बात आवाम तक और सरकार तक पहुंचा सकें। देखते ही देखते ये मसला इंटरनेशनल लेवल पर उठाया जाने लगा। पूरी दुनिया में बहुत से मुल्कों ने सरकार के इस कदम पर शदीद तनकीद की। याद रहे, हिंदुस्तान की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का नहायत अहम किरदार शामिल है, लेकिन अब जब किसानों को बहुत से खतरात लाहक हो रहे हैं और उन्हें महसूस हुआ कि ये कानून
उन्हें गुलामी की तरफ ढकेल देंगे, तो वो सड़कों पर आ गए, जिसके बाद सरकार मजबूरन उनसे बातचीत करने पर राजी हुई। लेकिन फिर भी सरकार का ये दावा है और इसी बात पर इसरार है कि ये कानून किसानों की भलाई के लिए लाया गया है, इससे किसानों को फायदा होगा। सरकार ने अभी तक कहीं भी इस बात का इशारा नहीं दिया कि वो कानून वापस लेगी। एक तरफ अमित शाह जी ने बयान दिया कि हम किसान भाइयों की बातें सुनने के लिए और उनसे गुफ्तगू करने के लिए तैयार हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में कहा कि जो बिल हम लेकर आए हैं वो किसान भाइयों के फायदे के लिए है और हमने कानून इसलिए बनाया क्योंकि किसान भाइयों की यही मांग थी। लिहाजा ये समझना मुश्किल है कि असल में ये कहना क्या चाहते हैं। एक तरफ किसान भाइयों की मांग पूरी करने की बातें हो रही हैं, तो दूसरी तरफ ये दावा किया जा रहा है कि इससे बेहतर और कोई कानून नहीं। तो क्या किसानों को इस बात पर राजी किया जाएगा कि वो ये कानून तस्लीम कर लें? और अगर वो नहीं मानते तो क्या सरकार उनके लिए कोई नया कानून बनाएगी? दोनों हजरात की बातें अपनी जगह, लेकिन किसानों को ये मंजूर नहीं। ये बात काबिले गौर है कि आखिर किसानों को ये बिल मंजूर क्यों नहीं है और उन्हें क्या परेशानियां लाहक हैं और उन्हें किन तहफ़्फ़ुज़ात का ख्याल है जिसकी बिना पर वो इस बिल की मुखालिफत कर रहे हैं। और इस सख्त जाड़े के मौसम में और कड़ाकेदार सर्दी में वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मुल्क के दीगर तमाम शोबों से जमा हो रहे हैं। याद रहे ये कानून संसद में पेश किए बिना ही पास कर दिया गया था और बिजनेस एडवाइजरी में भेजे बिना ही ये कानून बना दिया गया था। एक बात काबिले जिक्र है कि किसानों के सिलसिले में जब यह कानून संसद में बनाया गया तो राज्यसभा और लोकसभा के बहुत से सांसदों ने इसके खिलाफ रात भर गांधी जी की मूर्ति के सामने बैठकर धरना दिया। कानून के बनाने से पहले सरकार ने किसानों से भी कोई राब्ता कायम नहीं किया। लिहाजा ये कहना मुश्किल है कि क्या वाकई ये कानून किसानों को फायदा पहुंचाएगा या बड़े बड़े बिजनेसमैन और माफिया इसका लाभ उठाकर मार्केट में मोनोपोली का रिवाज आम करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, लेकिन हम जल्द ही अपनी एक वीडियो में आपके सामने बताएंगे कि किसानों की अहमियत इस्लाम में कितनी ज़्यादा है, क्योंकि किसानों ने भारत बंद का भी ऐलान किया और इस पर बहुत सारे शोबों ने साथ भी दिया, बहुत सारे शोबों की पुलिस वगैरह भी इसमें शामिल रही। तो इस उनके आंदोलन को और उनके भारत बंद के ऐलान को भी कामयाब बनाने के लिए बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो बहुत जल्द आपके सामने पेश करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो अगर पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें। जज़ाकल्लाह।